Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 of the course Software Quality Engineering. We are about to finish the part 2A of the course, and we are going to discuss last few things related to software testing. Let us briefly revise what we have discussed in our previous lecture. We talked about usage-based testing, coverage-based testing. Mainly there were testing activities, test management and testing automation. These were few topics which we discussed in our previous lecture. Usage-based testing के बारे में हमने बात की थी कि आप use cases बनाते हैं, आप studies, case studies बनाते हैं, आप example sets बनाते हैं, ठीक है, और आप जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं. एक्चुअल एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ होगा, तो वो आप पूरा एक सिनेरियो डेवलप करते हैं. ये है यूजेज बेस्ड टेस्टिंग. कवरेज बेस्ड टेस्टिंग में हमने बात की थी कि कोशिश की जाती है कि सॉफ्टवेयर जिसको आप टेस्ट करने जा रहे हैं उसके हर एस्पेक्ट को आप टेस्ट करें, उसके ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस या जितने भी उसकी पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं, आउटकम्स हो सकती हैं, उनको टेस्ट किया जा सके. टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम मेनली डिस्कस करते आ रहे हैं. टेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमने मेनली 3 किस्म की टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था. इसके अलावा हमने टेस्ट मैनेजमेंट की बात की थी, और टेस्ट मैनेजमेंट ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान द टेस्ट, you have to specify the resources, you have to specify who is going to test what. ये सारी चीज़ें आप टेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं. और टेस्टिंग ऑटोमेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आप कोशिश करते हैं कि आप ऑटोमेटिक टेस्टिंग की तरफ जाएं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स बहुत बड़े होते हैं, लाइक उनमें उनकी डेवलपमेंट में जो है वो सेवरल नंबर्स ऑफ डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं, और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल है दैट इज स्पैन ओवर सेवरल मंथ्स. ठीक है, सो आप कोशिश ये करते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाए. याद रखिएगा हमने ये बात भी की थी कि 100% ऑटोमेटिक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पे उस टूल को बताना पड़ता है कि क्या एरियाज जो है वो टेस्ट करने हैं और क्या एग्जैक्टली जो है वो टेस्ट करना है. जब आप ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें फिर मज़ीद कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है. सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सी टूल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, फिर आप देखते हैं कि क्या ये टूल आप जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं है. ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में आप जो है वो एग्जैक्टली किन चीज़ों को टेस्ट करना चाह रहे हैं. सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की. आइए बात करते हैं आज के लेक्चर की. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग. चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, पार्टीशंस क्यों करते हैं और पार्टीशन टेस्टिंग क्या होती है, इसको भी हम देखेंगे. इसके अलावा यूजेज बेस्ड टेस्टिंग को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम बात करेंगे यूजेज बेस्ड टेस्टिंग की, और ये एक ऑथर है, एक रिसर्चर है मूसा के नाम से. उसने ऑपरेशनल प्रोफाइल्स पर यूजेज बेस्ड टेस्टिंग के कुछ नए तरीके प्रपोज किए 1997 में. ठीक है, तो उनको देखेंगे कि लाइक ये कैसे काम करते हैं. इम्पोर्टेंटली आज हम बात करेंगे ऑपरेशनल प्रोफाइल डेवलपमेंट की, और इसकी हम कोई एग्जाम्पल लेकर हम एक्चुअली देखेंगे कि ऑपरेशनल प्रोफाइल्स होती क्या हैं और ये टेस्टिंग में किस तरीके से मदद दे सकती हैं. आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स में ये शामिल है कि आप इस चीज़ को समझें और डिस्टिंग्विश कर सकें कि चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है और पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव of today's lecture is to be able to apply the knowledge of testing in real cases. एक real environment, एक real scenario, एक real operational profile OP हम लेंगे, और उसमें हम actually टेस्ट को टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं
चेकलिस्ट फॉर टेस्टिंग। चेकलिस्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि जिस तरह हम अक्सर बाज़ार जाते हैं, ठीक है, और हमने कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं तो घर में निकलने से पहले हम चेकलिस्ट एक बना लेते हैं कि हाँ जी मुझे ये चीज़ें जो है वो ख़रीदनी है बाज़ार से, ठीक है, ताकि आप बाज़ार जाएं तो जो चीज़ें आपने लिखी हुई आप वो ख़रीदें और कुछ चीज़ें आपसे रह ना जाएं, आप भूल ना जाएं। चेकलिस्ट फॉर टेस्टिंग में भी यही है कि आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आइटमाइज्ड कर देते हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं जिनमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनमें आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कैन बी वेरी लार्ज, सॉफ्टवेयर कैन इन्वॉल्व thousands and thousands of lines of code, several components, several teams, ठीक है। इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपने क्या चीज़ टेस्ट करनी है, ठीक है, आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हैं उसकी एक लिस्ट बना दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा हम इसको एडहॉक टेस्टिंग के तौर पर भी देखते हैं। एडहॉक का लफ्जी मतलब है आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक कर लेते हैं, ठीक है। आप जो है वो जब ज़रूरत पड़ी तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया, जब वो काम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो एडहॉक टेस्टिंग में भी आप क्या करते हैं, रन एंड ऑब्जर्व करते हैं। जो चीज़ टेस्ट करनी है उसको रन किया, उसको जो है वो ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से हो रही हैं, कोई एरर मैसेजेस तो नहीं आ रहे, जो आउटपुट रिक्वायर्ड थी, डिज़ायर्ड थी, वो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है वो थोड़ा सा ये देखना होता है कि जो टेस्ट आप रन कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर के किस पार्ट से स्टार्ट किया जाए। क्या उसको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ डमी डाटा चाहिए होगा, ठीक है, ये चीज़ें भी काबिल गौर हैं। इसके अलावा एरियाज फोकसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखिए ऊपर हमने बात की है रन एंड ऑब्जर्व, टेस्ट आप रन करें और ऑब्जर्व करें, ठीक है। सो टेस्ट आपने रन कहां पर करना है और रन जहां पर किया है उससे आपने ऑब्जर्व क्या करना है, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर के इंटरफेस पर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो टेस्ट रनिंग आप इंटरफेस पर कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपने क्या करनी है, क्या आप ऑब्जर्वेशन लेआउट, थीम, कलर कॉम्बिनेशन इसको देखना चाह रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, या आप जो है उस इंटरफेस पर जो इनपुट दी जा रही है उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रही है उस आउटपुट को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। या अगर गेमिंग के सॉफ्टवेयर की आप एग्जांपल लेते हैं, गेमिंग की अगर आप बात करते हैं, सो गेमिंग में के सॉफ्टवेयर के लिए या गेम के लिए आप क्या रन करें और ऑब्जर्व आप क्या कर रहे हैं, क्या उस प्लेयर का नॉर्मल रन, नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल उसकी मूवमेंट, ये चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या लेट्स से इससे रिलेटेड कोई और चीज़ है जिसको आप देखना चाह रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देखते हैं। सो रन एंड ऑब्जर्व, रन किया जाएगा और ऑब्जर्व किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या रन करना है, कब रन करना है और क्या ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा इम्प्लिसिट चेकलिस्ट में भी इन्वॉल्व। इम्प्लिसिट चेकलिस्ट का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट हैं जो कि आप ज़रूर टेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम पहले शुरू के लेक्चर से भी बात करते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में जब डेवलपमेंट होती है तो बाज़ औक़ात कस्टमर आपको एक्सप्लिसिटली नहीं कहता कि हाँ जी मुझे एक ईजी इंटरफेस चाहिए, मुझे यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस चाहिए, या कस्टमर आपको ये नहीं कहता कि मुझे अपने सॉफ्टवेयर से रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, एफिशिएंट और स्पीडी सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, या कस्टमर आपसे एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहता कि मुझे अपना सॉफ्टवेयर सिक्योर चाहिए। अब ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा उसमें ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट होंगी। अगर नहीं है, इम्प्लिसिटली ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर जो है वो एक्यूरेटली डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली डेवलप नहीं होगा अगर जो चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ रिलेटेड हैं
वो आप नहीं करते। तो अब जिस तरह एक स्टूडेंट को ये कहने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर को किसी स्टूडेंट को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, और तुम्हारे इम्तिहान करीब आ रहे हैं और तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये चीज बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट के साथ शामिल है। वो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, वो मैच्योर है, ठीक है, उसको इस चीज का पता है कि कुछ अर्से बाद मेरे इम्तिहान होने वाले हैं और मुझे अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। सो इम्प्लिसिटली ये चीजें स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड हैं कि वो इम्तिहान के लिए तैयारी करेगा, वो सुबह उठ के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएगा, ठीक है, अपनी फीसिस को पे करेगा वगैरह वगैरह। सो ये चीजें इम्प्लिसिट हैं, तालीम के साथ ये चीजें कोई कहे या ना कहे ये चीजें उसके साथ लगी हुई हैं। आप जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि ठीक है मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ूंगा लेकिन मैं इम्तिहान नहीं दूंगा, ठीक है। सो इम्तिहान देना ये पढ़ाई के साथ बाय डिफॉल्ट शामिल है। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर के साथ स्पीडी सॉफ्टवेयर होना, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना, सिक्योर सॉफ्टवेयर होना, ये चीजें बाय डिफॉल्ट शामिल हैं। तो जब आप चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें बाय डिफॉल्ट शामिल होती हैं और इनको भी आप जरूर गो थ्रू करते हैं कि हाँ जी मैंने यूजर फ्रेंडलीनेस चेक करनी है, मैंने सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है, मैंने सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी और सिक्योरिटी चेक करनी है। सो ये चीजें बाय डिफॉल्ट शामिल हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लिसिटली आप चेक करते हैं, उनको जो है वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, उनको मेंशन करना पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह वही अगर स्टूडेंट की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट का इम्तिहान में अपीयर होना ये बाय डिफॉल्ट शामिल है, लेकिन क्या स्टूडेंट किसी को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है। अब ये चीज ऐसी है कि उससे पूछा जाएगा, उसकी मर्जी है, अगर वो समझता है, वो स्टूडेंट समझता है कि हाँ जी मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं टाइम मैनेज कर सकूंगा, सो ये एक्सप्लिसिटली आपने उससे पूछा है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी कुछ चीजें इम्प्लिसिटली हैं, बाय डिफॉल्ट होंगी, जरूर उनको टेस्ट किया जाएगा, कुछ इसके अलावा चीजें हैं जिनको टेस्ट किया जाएगा। अब एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट की अगर आप बात करते हैं तो एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट में आपके फीचर्स और फंक्शंस आपने चेक करने हैं, ठीक है। जैसे ना फॉर एग्जांपल बटन प्रेस करने से सर्टन रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज ये फंक्शनैलिटी आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या जो इंफॉर्मेशन रिमोट साइट पर ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफर करेगा वो इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है या नहीं है, ये एक्सप्लिसिटली चेक किया जा रहा है, ठीक है। क्या जो इमेज सॉफ्टवेयर सेव कर रहा है उस इमेज का साइज लेट्स से 5 MB से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, और अगर 5 MB से ज्यादा हो तो क्या सॉफ्टवेयर एरर मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा। सो ये ऐसी चीजें हैं कि आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं, आप इन सबको लिख लेते हैं, ठीक है, चेकलिस्ट बना लेते हैं कि हाँ जी मैंने अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज चेक करनी है या इस सॉफ्टवेयर में जब टेस्टिंग की जाएगी तो ये चीजें चेक की जाएंगी। फंक्शंस और फीचर्स ये एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नली जो इंटरफेस से रिलेटेड, आउटपुट के लिहाज से रिलेटेड है, जो बाहर की चीजें जो कि नजर आती हैं उनको चेक किया जाता है। इंटरनल क्या चीजें सॉफ्टवेयर की जो चेक की जाती हैं वो हैं सॉफ्टवेयर में कोडिंग कैसे हुई है, सॉफ्टवेयर के फंक्शंस कैसे लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन किया गया है, वेरिएबल्स का या जो है वो इंटीजर्स का साइज क्या रखा गया है, ठीक है। अब ये चीजें ऐसी हैं जो कि इंटरनल हैं, बैकएंड पे हैं, इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड हैं, सो इन चीजों को भी चेक किया जाता है। इसके अलावा एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ जी इस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में कोई स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। अगर स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है तो स्टैंडर्ड में ये चीज इस तरीके से डेवलप है या मेंशन है, सो क्या इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। सो स्टैंडर्ड का फॉलो करना भी जो है वो शामिल है इस चीज में कि आप एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट बना रहे हैं। और इसके बाद आपके पास मिक्स्ड और कंबाइंड चेकलिस्ट है। देखिए चेकलिस्ट दो तरह की हैं। सबसे पहले आपकी इम्प्लिसिट चेकलिस्ट है और एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट है। इम्प्लिसिट चेकलिस्ट में कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के साथ शामिल हैं वो जरूर चेक होंगी, वो आप इम्प्लिसिट चेकलिस्ट में चेक करेंगे। एक है एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट, और एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट में फिर दो चीजें हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल में आप सॉफ्टवेयर के आउटपुट से रिलेटेड चीजें, सॉफ्टवेयर के इंटरफेस से रिलेटेड चीजें चेक करते हैं, उसके फंक्शंस और फीचर से रिलेटेड
चीज़ें चेक करते हैं, आप ये देखते हैं कि हाँ जी जो फंक्शनैलिटी इस सॉफ्टवेयर से रिक्वायर्ड थी, डिजायर्ड थी, वो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, सो आपने एक्सटर्नल में ये चेक किया। इंटरनल चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जो चीज़ें देखने वाली हैं, आप उनको चेक करते हैं। इस तरह क्या कोई स्टैंडर्ड अगर यूज़ किया गया था, स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, सो किस हद तक फॉलो किया है। सो आप जब चेकलिस्ट टेस्टिंग की बात करते हैं तो आप मिक्स्ड और कंबाइंड चेकलिस्ट की बात करते हैं। मतलब आप मिक्स्ड चेकलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या कंबाइंड चेकलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सटर्नल चेकलिस्ट और इंटरनल चेकलिस्ट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं या इनमें से 2-3 चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बात की कि हाउ टू स्टार्ट, क्या एग्जैक्टली देखना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप फिर रेलेवेंट देख लें कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, आप चेकलिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, इसकी पिछली स्लाइड में हमने बात की फंक्शंस या एक्सटर्नल चेकलिस्ट। ठीक है, जब आप एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट की बात करते हैं तो आप फंक्शन चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। सो फंक्शन चेकलिस्ट में यूजुअली क्या किया जाता है, टेस्टिंग कैसे की जाती है। फंक्शन चेकलिस्ट या फंक्शन चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग ये यूजुअली ब्लैक बॉक्स इन नेचर है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स इन नेचर का मतलब ये है कि एक्सटर्नली आपने चीज़ों को देखा, आपने देखा कि हाँ जी ये फंक्शनैलिटी इस सॉफ्टवेयर से रिक्वायर्ड थी, ये फंक्शनैलिटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, लेट्स से अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर है, लेट्स से जिसने कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, साल की सैलरी निकालनी है, उस पर परसेंटेज निकालनी है और बोनस जो है वो कैलकुलेट करना है। सो आप देखते हैं कि क्या ये फंक्शन, ये फीचर परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर एक्यूरेटली उस सैलरी पर बोनस कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन ठीक काम कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कोडिंग हुई है, क्या इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप फंक्शन चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन चेकलिस्ट या फीचर चेकलिस्ट या जिसको एक्सटर्नल चेकलिस्ट भी कहते हैं, ये ब्लैक बॉक्स इन नेचर है। आप इंटरनली इसमें नहीं देखना चाह रहे, जैसा कि नाम से भी जाहिर है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नली आपने देखा कि हाँ जी सर्टेन इनपुट के अगेंस्ट जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो परफॉर्म हुई है या नहीं हुई। सो what you have done is you simply give an input and you check the output accordingly. और इसके अलावा जो है वो हम मजीद क्या चीज़ चेक करते हैं, लिस्ट ऑफ मेजर फंक्शंस एक्सपेक्टेड। ठीक है, आपने एक चेकलिस्ट बना ली, हाँ जी मुझे अपने सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन, ये फीचर, ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी है। ठीक है, सो आप उन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनाकर उसको चेक करते हैं। सो ये एक्सटर्नल या फंक्शन बेस्ड चेकलिस्ट है। इसके अलावा मजीद जो फंक्शनल चेकलिस्ट में कुछ चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक डेटाबेस के सॉफ्टवेयर की बात करें, सो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर में एक्सटर्नल चेकलिस्ट में या फंक्शनल चेकलिस्ट में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, अगर उसकी एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें ये कुछ आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल टर्मिनेशन, आप सॉफ्टवेयर में एबनॉर्मल टर्मिनेशन को देखना चाह रहे हैं कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगी या नहीं होगी। यूजुअली सॉफ्टवेयर को एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर एबनॉर्मली टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें एरर है, इसमें बग है, इसमें कोई मसला है, इसको ठीक किया जाए। ठीक है, सो कोई भी अगर रॉन्ग इनपुट दे दी गई है, कोई भी अगर मसला आ गया, स्टिल सॉफ्टवेयर को नॉर्मली टर्मिनेट करना चाहिए। सॉफ्टवेयर को नॉर्मली टर्मिनेट करना चाहिए। सो आप ये देखते हैं कि क्या इस सॉफ्टवेयर में एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है, अगर कोई रॉन्ग पैरामीटर्स पास किए जाएं, रॉन्ग या इनवैलिड इनपुट दी जाए, या एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है या नॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है। दूसरी जो चीज़ आप उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर से चेक करना चाहते हैं या जो चेक लिस्ट में शामिल हो सकती है, वो है रिस्टोर एंड बैकअप या बैकअप एंड रिस्टोर। क्या ये डेटाबेस बैकअप सॉफ्टवेयर से इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर की एक फंक्शनैलिटी ये है कि ये डेटाबेस को बैकअप बनाएगी। तो आप चेक करते हैं क्या ये बैकअप बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, आपने टेस्ट किया इसको, और अगर
बैकअप बन गया है तो रिस्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। सो बैकअप और रिस्टोर का फीचर भी आप चेक कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन, लेट्स से इस डेटाबेस प्रोडक्ट ने किसी दूसरी डेटाबेस के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, वहाँ से कोई डाटा रिट्रीव होना है, ठीक है, वहाँ से कोई इनपुट आनी है, सो वो कैसे आ रही है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे हो रहा है, या इस डेटाबेस ने कहीं और रिमोट साइट पे कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो कैसे हो रहा है। को एग्जिस्टेंस, यानी कि ये डेटाबेस अगर किसी दूसरी डेटाबेस के साथ एक ही जगह पे होस्ट हो रही है, या एक ही फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि एक ही पर्पस के लिए ये दोनों डेटाबेसेस बनी हुई हैं, सो ये दोनों डेटाबेसेस मिल के काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है, या इनके दरमियान जो को एग्जिस्टेंस रिक्वायर्ड है उस लेवल की को एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसी तरह फाइल इनपुट और आउटपुट, आप किस किस्म का डाटा उसको दे रहे हैं डेटाबेस में सेव करने के लिए, क्या वो डेटाबेस में डिफाइंड है कि वो इस टाइप के डाटा को सेव करेगा, ठीक है, लेट्स से इमेज अगर आपने सेव करना है, लेट्स से अगर आपने वीडियो फाइल्स डेटाबेस में सेव करनी है, सो क्या ये डेटाबेस में एक्सप्लिसिटली तौर पर आप चेक करते हैं कि ये फंक्शन ये फीचर है, ठीक है। इसी तरह गेटवे है, इंडेक्स मैनेजमेंट है, इंस्टॉलेशन, ठीक है, डेटाबेस का ये जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं ये एक्चुअली यूजर की एनवायरनमेंट में या क्लाइंट के एनवायरनमेंट में इंस्टॉल होगा, ठीक है, सो आप उसकी इंस्टॉलेशन का पैकेज बनाते हैं, देखते हैं कि इंस्टॉल ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, या अगर किसी नई मशीन पर जाएगा तो ये कैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन के दरमियान लॉग्स मेंटेन होंगे या नहीं होंगे, इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो वो रिकवर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। इसी तरह डेटाबेस की प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस और फीचर्स हैं, जिस तरह लॉकिंग है, ठीक है, माइग्रेशन है, स्ट्रेस है। लॉकिंग से क्या मुराद है, यूजुअली बाज रिकॉर्ड सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं, राइटिंग के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, राइट आप उसको उस रिकॉर्ड को आप एडिट नहीं कर सकते, तो आप एक्सप्लिसिटली टेस्ट करते हैं, उस पर आप राइट करने की कोशिश करते हैं कि जहां पे रिकॉर्ड राइट करने की ज़रूरत नहीं थी या सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्या वाकई सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं कर रहा या सॉफ्टवेयर ने जो है वो राइट कर दिया है। अगर तो राइट कर दिया इसका मतलब है एरर है, सॉफ्टवेयर को तो अलाउ नहीं करना चाहिए था किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी रिकॉर्ड को राइट करने के लिए। सो ये आप एक्सप्लिसिटली चेक कर रहे हैं। इसी तरह माइग्रेशन है, ठीक है, लेट्स से एक मशीन से दूसरी मशीन पर डेटाबेस होस्ट होने जा रही है, या एक डीबीएमएस से दूसरी डीबीएमएस पे डेटाबेस ने जाना है। सो ये चेकलिस्ट की वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप किसी डेटाबेस प्रोडक्ट रिलेटेड डेटाबेस प्रोडक्ट से डेटाबेस प्रोडक्ट हो तो उसमें आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी डेटाबेस प्रोडक्ट में ये चीज़ें शामिल हैं, अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लेट्स से वेब पेज बेस्ड है, वेबसाइट बेस्ड है, उसकी चेक लिस्ट में डिफरेंट चीज़ें होंगी। कुछ इनमें से भी शामिल हो सकती हैं, लेट्स से जो है वो इनपुट और आउटपुट को चेक करना, लेट्स से इंडेक्स को चेक करना, सर्चिंग क्राइटेरिया को चेक करना, लेट्स से वो वेबसाइट भी हो सकता है उसकी अपनी एक छोटी सी डेटाबेस हो, उसमें रिकॉर्ड्स को सेव होना, रिट्रीव होना, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट एक गेमिंग है, आप एक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर एक्सटर्नल चेकिंग कर रहे हैं, या आप गेमिंग सॉफ्टवेयर पर फंक्शनल चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, उसमें इंटरफेस होगा, उसमें जो है वो लेट्स से जो प्लेयर है, ठीक है, उसकी मूवमेंट होगी, उसके जो है वो बाकी पॉइंट्स कलेक्शन होगी, रिकॉर्ड होगा। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर you have got, you then write a relevant functional checklist and then you do your testing based on this checklist. इसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट, जिसको हम इंटरनल चेकलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको पिछली स्लाइड पर दोबारा ले जाता हूं। ब्रॉडली देखें कि चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग दो तरह की है, एक है आपकी इम्प्लिसिट और एक है आपकी एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट में हमने बात की थी कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट हैं, स्पीड, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, ये तो ज़रूर शामिल है, चेकलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे। एक है एक्सप्लिसिटली,
एक्सप्लिसिटली में फिर दो कैटेगरीज हैं, एक आपका एक्सटर्नल जिसको हमने यहां पर देख लिया, फंक्शन चेकलिस्ट भी कहते हैं, और दूसरा आपका इंटरनल जो कि इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जिसको हम यहां पर देख रहे हैं। सो जैसा कि नाम से जाहिर है इंटरनल चेकलिस्ट या इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स देखते हैं, कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं। तो चूंकि हमने डिटेल में जाके सॉफ्टवेयर के इंटरनल कंपोनेंट्स को देखना है, सो इंटरनल चेकलिस्ट या इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट ये वाइट बॉक्स इन नेचर है, ठीक है। आप सिंपली एक एब्स्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं देख रहे कि हाँ जी इनपुट कैसे है और आउटपुट हो रही है या नहीं, आप वाइट बॉक्स के तौर पर देखते हैं कि हाँ जी सॉफ्टवेयर का ये फंक्शन, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कितने इंटीजर्स हैं, वेरिएबल्स का क्या साइज है, ठीक है, ये फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है, ये टेम्परेरी डाटा कहाँ पे सेव कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। सो मजीद इसमें क्या चीज़ें चेक की जा सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की अगर आप बात करते हैं, सो लेट्स से आप लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स बना लें, लिस्ट ऑफ फंक्शंस बनाने, किन फंक्शंस को चेक करना है या किन कंपोनेंट्स को चेक करना है, या आप एक कवरेज एज कवरिंग अ लिस्ट बना लें, ठीक है, मतलब एक्सप्लिसिटली बता दें कि हाँ जी मुझे वैसे तो इस सॉफ्टवेयर में लेट्स से 2000 फंक्शंस कॉल हैं, ठीक है, जिसमें से लेट्स से यूनिक जो फंक्शंस हैं वो चंद 100 हैं, फ्यू हंड्रेड जो हैं वो यूनिक फंक्शंस हैं, बाकी रिपीट हो रहे हैं। सो मैं किन फंक्शंस को, किन मॉड्यूल्स को चेक करूंगा, किन कंपोनेंट्स को चेक करूंगा, उसकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा मजीद जो डिटेल्स इसमें शामिल हो सकती हैं वो ये है कि क्रॉस कटिंग फीचर्स और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कैसे इनपुट दे रहा है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ जब इंटरैक्ट करता है उस सॉफ्टवेयर में तो कोई एरर्स तो नहीं आते, कोई और मसले मसाइल तो नहीं आ रहे। सो ये चीज़ें जो है वो आप चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल कॉल पेयर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कोऑपरेट, कोलैबोरेट, कम्युनिकेट, सो ये पेयरिंग आप चेक करते हैं, कंपोनेंट्स की पेयरिंग, फंक्शंस की पेयरिंग या मॉड्यूल्स की पेयरिंग आप चेक करते हैं कि इस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल के साथ जब इंटरैक्ट करवाया जाएगा तो कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। लेट्स से यहाँ पे कोई इनपुट है, यहाँ पे कोई डाटा है, यहाँ पे कोई डाटा, ये मिल के जो है वो आउटपुट आनी है, ठीक है। तो जब ये डाटा इसको दे रहा है, ठीक है, सो क्या अकॉर्डिंगली ये फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म हो रहा है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट में या इंटरनल चेकलिस्ट में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें देखी जा सकती हैं चेकलिस्ट में वो हैं कि रिलेटेड टू सर्टेन प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने कोडिंग का क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया है, ठीक है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, ठीक है, आप चाहें तो अपना पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो एक ही लाइन में लिख लें, ठीक है, एक ही लाइन में पूरे का पूरा प्रोग्राम लिख लें, आपको कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, फंक्शनैलिटी बेस्ड एरर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि एक प्रोग्राम को लाइंस में लिखना ये उसकी फंक्शनैलिटी से ये रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आप ईज ऑफ यूज के लिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है या कोडर जो है वो अपनी आसानी के लिए उसको स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रैकेट शुरू की एक फंक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको थोड़ी सी स्पेस के बाद जो है वो लूप लगाई है। सो ये सारी चीजें फंक्शनैलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये एरर मैसेज कभी भी नहीं देंगी, जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो बिल्कुल प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है, कोडिंग की अच्छी प्रैक्टिस ये कहती है कि आप इसको खूबसूरत तरीके से कोड को भी लिखें, जिसमें आप न्यू लाइंस का इस्तेमाल करें, जिसमें आप टैब्स का इस्तेमाल करें, जिसमें आप जो फंक्शन कॉल किया उसके बाद उस फंक्शन की क्या डिटेल्स हैं उसको आप जो है वो सामने सेंटेंस में मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो चेकलिस्ट में ये भी देखा जाता है कि आपने क्या वो कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की हैं, ठीक है। इसी तरह हायरार्किकल लिस्ट वगैरह, क्या चीज़ पहले चेक की, उसके बाद किस चीज़ को चेक करना है कोडिंग में, उसके बाद किस चीज़ को चेक करना है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अदर चेकलिस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने देखा अदर चेकलिस्ट जिसमें कोडिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, इसमें मज़ीद डिटेल्स ये आ रही हैं कि ये कंबाइंड है
किसकी कॉम्बिनेशन है, लिस्ट बेस्ड ऑन एन एट्रीब्यूट्स फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ आपके पास कंपोनेंट्स हैं और कुछ आपके पास आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप एक 2 डायमेंशनल चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ये कंपोनेंट इस आइटम के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो ये इंटरैक्शन ठीक है या कोई एरर मैसेज आ रहा है। इसी तरह कोई दूसरा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर का किसी दूसरे आइटम के साथ जब इंटरैक्ट करेगा, मतलब एक सॉफ्टवेयर में एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। एक फंक्शन किसी दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहा है, ठीक है। कोई दूसरा कंपोनेंट किसी फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। सो ये इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, ये ठीक है या नहीं है। सो ये चेक करने के लिए आप एक टेबल सा बना लेते हैं और उसमें देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक टेबल है जिसमें एक 2 डायमेंशनल चेकलिस्ट बनाई गई है। कॉलम में आपके रोज में आपके पास कंपोनेंट्स हैं C1, C2, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट M, और कॉलम्स में आपके पास आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम N, ठीक है। सो आप इसकी कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कंपोनेंट 1 और आइटम 1 ने इंटरैक्ट करना है, ये इंटरैक्शन ठीक हुआ या नहीं। अगर ठीक हुआ तो आप टिक कर देते हैं कि यस दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज वर्किंग फाइन। इसी तरह कंपोनेंट 2 आइटम 1 के साथ ठीक काम कर रहा है या नहीं। सो पूरी आपने एक चेकलिस्ट बना के सारी चीज़ों को आप केयरफुली देख लेते हैं। चेकलिस्ट जो है वो इस टेबल की फॉर्म में भी हो सकती है, और चेकलिस्ट जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा हायरार्किकल फॉर्म में भी हो सकती है। हायरार्किकल फॉर्म कहें या ट्री की फॉर्म में कहें या ग्राफ की फॉर्म में कहें, ठीक है। पहले आपने ये चीज़ चेक की, इसके बाद 2 फंक्शंस हैं, ये 2 फंक्शन चेक किए, ये फंक्शन इस फंक्शन के 2 आगे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, ठीक है। सो इनको आपने चेक किया। सो आप देख रहे हैं कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आपकी दूसरा जो तरीका हो सकता है वो आपकी लिस्ट्स हैं। लिंक्ड लिस्ट के तौर पर भी आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज द डिटेल्स रिलेटेड टू चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग। अच्छा, चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग कितनी अच्छी है, होनी चाहिए, ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है, इट इज़ सिंपल टू यूज़, ठीक है। आपने देखा कि आपने एक लिस्ट बना ली, एक चीज़ों को आपने सिंपली एक पेन पेपर पर लिख लिया या एक डॉक्यूमेंट कर लिया कि हाँ जी मुझे अपने सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आपने एक इम्प्लिसिट चेकलिस्ट बना ली और एक एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट बना ली। एक्सप्लिसिट चेकलिस्ट में फिर आपने एक्सटर्नल आइटम्स और इंटरनल आइटम्स या एक्सटर्नल फीचर्स और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, सो ये चीज़ें आपने लिस्ट डाउन कर ली, नोट डाउन कर ली, इन चीज़ों को आप टेस्ट करते हैं। सो चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस या कुछ लिमिटेशंस भी शामिल हैं, ठीक है। लिमिटेशन और डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कवरेज के इश्यू इसमें है, जिसको हम कहते हैं नीड टू फिल होल। बाज़ औक़ात अगर आपसे कोई चीज़ रह गई, आपने अगर चेकलिस्ट में वो आइटम नहीं लिखा, ठीक है, और वो आइटम टेस्ट करना ज़रूरी था, सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आप वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बना सकते। या बाज़ औक़ात चूँकि आप ये लिस्ट मैनुअली बना रहे हैं, कि इंसान लिस्ट बना रहा है कि जो चीज़ें उसने चेक करनी है, सो अगर वो टेस्टर उस लिस्ट में से कोई चीज़ भूल गया जो उसको लिखनी चाहिए थी, जो टेस्ट करनी चाहिए थी, तो ये बाद में मसला बन सकता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप बाज़ार जा रहे हैं और आपने लिस्ट में चीज़ें लिखी, ठीक है, मैं ये चीज़ें बाज़ार से मार्केट से ख़रीदनी है, अगर कोई चीज़ आप लिखना भूल गए, ठीक है, सो क्या होगा कि आप बाज़ार से घूम कर आ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन वो एक चीज़ आपसे, हो सकता है वो चीज़ ज़रूरी हो, वो चीज़ आपसे रह जाएगी। सो ये एक इसमें इशू है। दूसरा जो है वो डुप्लीकेशन इसमें होती है। बाज़ जो ज़रूरी आइटम थे वो, या ज़रूरी आइटम या ज़रूरी चीज़ जो चेक करनी थी वो आपसे मिस हो गई, और इसके मुकाबले में जो चीज़ कम ज़रूरी थी उसको आप दोनों जगह पे चेक कर रहे हैं या दो दफ़ा चेक कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रही है।
एक दफ़ा एक फंक्शन में चेक किया, दूसरी दफ़ा उसको दूसरे फंक्शन में चेक किया, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल था, उस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन 1 में भी चेक किया, फंक्शन 2 में भी चेक किया, सो ये डुप्लीकेशन हो गई। सो डुप्लीकेशन जो है वो जाहिर है कि टेस्टिंग एफिशिएंसी को डिग्रेड करती है। सो डुप्लीकेशन के इशू को इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरह कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस नॉट मॉडल। अब आप अगर पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे इंटरेक्शन हमने सिंपली तो देख लिया कि हाँ जी कंपोनेंट 1 जो है वो आइटम 2 के साथ या आइटम 1 के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस की बात करें, ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस मतलब 2 से ज़्यादा मॉड्यूल्स या 3 या 4 फंक्शंस ये मिलकर कैसे किसी कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोर देन फ्यू फंक्शंस या मॉड्यूल्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपकी चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग में शामिल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर आप इसकी ओवरऑल बात करें तो वैसे तो सिंप्लिसिटी है कि आपने जो है वो क्या एरियाज चेक करने आपने लिस्ट बना ली, लेकिन डिटेल में जाने के लिए एक एक चीज़ को चेक करने के लिए और उसकी लिस्टिंग करने के लिए, ठीक है, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। और ये मुश्किल काम जो है वो आपको कवरेज के इश्यूज भी देगा, आपको डुप्लीकेशन के इश्यूज भी देगा और आपको कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन नॉट मॉडल होने का भी रीज़न बनेगा, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज हैं चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग में। वैसे बड़ी सिंपल है, इजी टू यूज़ है, चीज़ें आपने आइटमाइज कर ली हैं, नोट डाउन कर लिया, जो चीज़ें टेस्ट करनी है उनको आप टेस्ट करते हैं। मतलब बड़े अच्छे तरीके से आपकी टेस्टिंग चेकलिस्ट बेस्ड पर परफॉर्म हो जाती है। लेकिन ये 3 डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा कवरेज का इशू है कि आप सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, डुप्लीकेशन का इशू है, ठीक है, चीज़ें डुप्लीकेट टेस्ट हो रही हैं, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो है वो आप मॉडल नहीं करे, उनको आप टेस्ट नहीं करें। सो ये इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स एक्चुअली हमारे इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो 2 हैं, ठीक है। एक है स्पेशलाइज्ड चेकलिस्ट जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं या पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन्स, FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ठीक है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स को हम कोर्स में टच नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग है जो कि ऊपर के तीनों डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस को एड्रेस करती है, उसको हम अपनी अगली स्लाइड्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो कवरेज, डुप्लीकेशन और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का मॉडल ना होना, ये आपके ड्रॉबैक्स हैं चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग के। इन ड्रॉबैक्स को 2 तरीकों से दूर किया जा सकता है, एक फाइनाइट स्टेट मशीन से और एक पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग से। पार्टीशनिंग आप कर लें, फाइनाइट स्टेट मशीन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, हम कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे पार्टीशंस पर या पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग पर। आइए मजीद बात करते हैं। सो चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग के जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उनका एक सोल्यूशन है, या उन 3 प्रॉब्लम्स को जो चीज़ एड्रेस करती है वो पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग है या पार्टीशनिंग है, ठीक है। पार्टीशनिंग है क्या चीज़, आइए इस पर बात करते हैं। पार्टीशंस भी एक्चुअली एक स्पेशल टाइप की चेकलिस्ट है, ठीक है, जो कि चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग के 2 ड्रॉबैक्स को एड्रेस करती है, ठीक है। एक तो ये कि उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है, और दूसरा ये कि इसमें आप ऑलमोस्ट हर उस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब आपसे कोई चीज़ स्किप नहीं होती, ठीक है। सो 2 जो इश्यूज हैं वो इसमें एड्रेस होते हैं। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप्स है, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि डुप्लीकेशन एक रीज़न था, डुप्लीकेशन एक इशू था चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग का, ठीक है। सो एक ये इसमें एड्रेस हो जाता है, और दूसरा जो कवरेज वाला इशू था कि आप सारी चीज़ों को टेस्ट करने से रह जाते हैं, वो इशू इसमें आपकी पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में कम ठीक तरीके से एड्रेस होता है। जो चेकलिस्ट बेस्ड का तीसरा जो ड्रॉबैक है कि कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इज नॉट मॉडल्ड, वो आपकी पार्टीशंस में भी मौजूद है, वो एरर या वो लिमिटेशन यहाँ पर भी है। लेकिन चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग के 2 ड्रॉबैक्स यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस होते हैं। पार्टीशंस कैसे की जाती है, पार्टीशन ऑफ सेट S इनटू सबसेट्स। आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर है, लेट्स से उसको एक सेट S कर दिया है,
और उसके सबसेट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसका एक सबसेट आपने बना दिया, दूसरा सबसेट बना दिया, तीसरा सबसेट बना दिया, यू कीप गोइंग ऑन, ठीक है। और सेट्स के बारे में हमें पता है कि सबसेट में जो कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा बिलोंग करते हैं या पार्ट होते हैं मेन सेट का, ठीक है। सो पूरा आपका मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके आपने सेट्स बना दिए, उसकी आपने एक्चुअली पार्टीशंस बना दी और फिर हर पार्टीशन को आप इंडिविजुअली चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरफेस एक सबसेट है, इसका बैकएंड पे डेटाबेस दूसरा सबसेट है, ठीक है। इसमें लेट्स से सिक्योरिटी को चेक करना तीसरा सबसेट है, लेट्स से इसमें जो है वो फंक्शंस कैसे कॉल हो रहे हैं ये चौथा सबसेट है, इसमें डेटाबेस स्टोर और रीस्टोर कैसे हो रही है ये। सो आपने सबसेट्स बना लिए। पार्टीशंस कैसे आप करें, ठीक है, सबसेट्स आप किस बेस पे बनाएं, इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक है मेंबरशिप बेस्ड पार्टीशंस, ठीक है, एक है प्रॉपर्टीज या रिलेशन बेस्ड पार्टीशंस, ठीक है। सो आप दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। मेंबर पार्टीशन बेस्ड अगर टेस्टिंग की बात करते हैं, सो यहां पे मेंबरशिप जो है वो क्या होती है, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास एनालिसिस करते हैं। मतलब आप क्लासेस में आपने डिफाइन कर दिया, जो चीजें एक जैसी हैं उनको सिमिलर क्लासेस में आपने डाल दिया, सिमिलर मेंबर्स बना दिया और आप उसको जो है वो पार्टीशन करते हैं। लेट्स से फंक्शंस, ठीक है, सारे के सारे जो है वो एक क्लास में आपने डाल दिए, ठीक है। सो आपने जो है वो फंक्शंस की एक क्लास बना ली या एक मेंबर बना लिया, ठीक है, या एक पार्टीशन बना ली, ठीक है। और इसी तरह इंटरफेस से रिलेटेड जो है जो भी चीजें हैं वो उसकी आपने दूसरी क्लास, दूसरा मेंबर या दूसरा सबसेट बना लिया, ठीक है। सो यहाँ पे एक सबसेट में एक पार्टीशन में आप फंक्शंस को चेक कर रहे हैं, दूसरी पार्टीशन में दूसरे सबसेट में आप जो है वो इंटरफेस को चेक कर रहे हैं, तीसरी पार्टीशन में तीसरे मेंबर में मेंबरशिप में किसी और चीज को चेक करेंगे, ठीक है। होता क्या है, सैम्पलिंग फ्रॉम पार्टीशन सबसेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीशंस। अब उस एक क्लास में ढेर सारी सिमिलर चीजें हैं। लेट्स से आपने फंक्शंस की क्लास बनाई है, फंक्शंस की क्लास में ढेर सारे फंक्शंस हैं और वो फंक्शंस लेट्स से सारे एक जैसे हैं, ये सिमिलर काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप सबको टेस्ट करें, ठीक है। अगर आप सबको टेस्ट करेंगे फिर वही मसला आ जाएगा कि आपकी डुप्लीकेशन हो रही है, कुछ चीजें बार बार टेस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आप उनमें से जो एक सबसेट बनाया उसमें से किसी एक चीज को आपने चेक कर लिया। इसी तरह लेट्स से एक दूसरा इंटरफेस से रिलेटेड आपने सबसेट बनाया या पार्टीशन बनाई जिसमें लेट्स से आपने बटन्स को चेक करना था, सेव का बटन फॉर्म में मौजूद डाटा को सेव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये वेबसाइट पे सेव का बटन जहां जहां पे यूज हुआ उस सबको आपने एक पार्टीशन में रख लिया। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर सेव बटन को आप चेक करें, मतलब ओवरऑल, क्योंकि हर सेव बटन के पीछे एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है या एक ही तरीके से वो सेव कर रहा है। तो अगर आप एक को टेस्ट कर लेते हैं और वो ठीक काम कर रहा है, सो देयर इज नो नीड टू डुप्लीकेट योर टेस्ट, ठीक है। इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि बाकी चीजें भी उसी तरह नॉर्मली या ठीक काम करेंगे। और अगर एक को अगर आपने टेस्ट किया और एक में एरर आ गया, इसका मतलब है कि उस पार्टीशन में जितनी भी सिमिलर चीजें हैं उन सब में एरर हो सकता है और उन सब को फिर रिमूव किया जाता है। इसके अलावा एक्सटेंडिंग बेसिक कवरेज टू परफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म टेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो क्या हो रही है, जो आपकी कवरेज बेस्ड टेस्टिंग थी वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म क्या मतलब, यूनिफॉर्म में क्या हो रहा था, एक फंक्शन टेस्ट किया एक तरीके से, फिर दूसरा फंक्शन टेस्ट किया उसी तरीके से, फिर तीसरा फंक्शन टेस्ट किया उसी। सो ये यूनिफॉर्म तरीके से चीजें हो रही हैं। पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में आप क्या करें, एक फंक्शन चेक किया, जो बाकी सिमिलर फंक्शन हैं उनको छोड़ दें, दूसरी पार्टीशन में आए, एक यहाँ पे वेरिएबल या इंटीजर या इंटरफेस या बटन चेक किया, ये ठीक काम कर रहा है या एरर है, टेस्ट हो गया, तीसरी पार्टीशन पे आए। सो चीजें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से टेस्ट हो रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है मेंबरशिप इन पार्टीशंस, मतलब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट सैंपलिंग करते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। एक सबसेट में ढेर सारे सिमिलर आइटम्स हैं, उनमें से एक सैंपल आपने लिया और उसको टेस्ट किया, जैसा मैंने पहले भी बताया। सो सबसेट 1 में से या पार्टीशन 1 में से एक सैंपल लिया, वो सैंपल जो है वो कंपोनेंट है या सब सिस्टम है उस सबसेट का या उस मेन सॉफ्टवेयर का, उसको आपने टेस्ट किया।
अच्छा, ये थी मेंबरशिप बेस्ड पार्टीशंस। इसके अलावा अगर जनरल पार्टीशंस है आपकी, ठीक है, मेंबरशिप पार्टीशंस में तो एक जैसे आइटम्स को का आपने एक सेट बना दिया। अब ढेर सारी ऐसी चीजें होंगी सॉफ्टवेयर में जो कि सिमिलर नहीं है, जो कि यूनिक है, उनको आप कैसे टेस्ट करेंगे? सो प्रॉपर्टीज, रिलेशन, यूज एंड डेफिनेशंस, डायरेक्ट प्रेडिकेट्स ऑन लॉजिकल वेरिएबल्स, डायरेक्ट डेरिवेशन ऑफ टेस्ट केसेस। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपने टेस्ट केसेस बना लिए, आप हर चीज को इंडिविजुअली जो है वो चेक कर रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल्स हैं उनको आप चेक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को आप जो है वो चेक कर रहे हैं, इनपुट वैल्यूज को आप जो है सिंथेसाइज कर रहे हैं या सेलेक्ट करके आप उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग की बात करते हैं, सो जो मेंबर्स हैं, जो कि सिमिलर आइटम्स आपने एक सेट में रखे थे और आपने एक सैंपल ले लिया, उसकी भी आप टेस्टिंग करते हैं। और वो आइटम्स जो कि यूनिक हैं, उनका सिमिलर आइटम कोई और नहीं है, ठीक है, उनको भी आप टेस्ट कर रहे हैं। सो आप दोनों ही चीजों को आप टेस्ट कर रहे हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो आपने मेंबरशिप बेस्ड पार्टीशंस की, मेंबरशिप बेस्ड जो आपने सबसेट बनाया, ठीक है, वहां पे एक सैंपल टेस्ट करने से बाकी सारे भी टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे। और जनरल जो आप पार्टीशन कर रहे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में वो चीजें जो कि यूनिकली आ रही हैं, एक दफा आ रही हैं, वन इंस्टेंस पे आ रही हैं, उसको भी आपने इंडिविजुअली चेक कर लिया। सो आपकी कवरेज भी हो गई, सारे एस्पेक्ट्स सॉफ्टवेयर के वो भी कवर हो गए हैं। अच्छा जी, टेस्टिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ पार्टीशंस। जो आपने पार्टीशंस बना लिया, अब इनको टेस्ट कैसे किया जाए? हमने ये देख लिया कि पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग मेंबरशिप बेस्ड है और जनरल है, ठीक है। अब मेंबरशिप बेस्ड हो या जनरल हो, इनको ये जो सबसेट्स बन गए हैं, ये जो पार्टीशंस बन गई हैं, इनको टेस्ट कैसे किया जाए? सो आपके पास तीन तरीके हो सकते हैं, तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। डिवाइड एंड कॉन्कर, मॉडल एज स्टेजेस, स्टेज के तौर पर लें, फेज के तौर पर लें, या कॉम्बिनेशन के तौर पर लें। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब ये है कि मतलब आपने एक पार्टीशन उठाई, उसको टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद दूसरी पार्टीशन उठाई, उसको टेस्ट किया, तीसरी पार्टीशन उठाई, उसको टेस्ट किया, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपने पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है अपने सॉफ्टवेयर को और आप उसको टेस्ट करते जा रहे हैं। दूसरा है आप फेजेस या स्टेजेस में आपने बनाया है। सबसे पहले आप कहते हैं कि मैं मेंबरशिप बेस्ड टेस्टिंग करूंगा। जब मेंबरशिप बेस्ड टेस्टिंग हो जाएगी, जब सैम्पलिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं जनरल टेस्टिंग पर आऊंगा, ठीक है। जब जनरल टेस्टिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद अगर कोई और चीज रह गई है मैं उसको टेस्ट करूंगा। सो आपने स्टेजेस की तौर पर किया है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी चल सकती है। जैसे जनरल की हमने बात की, ठीक है, जनरल में क्या होता है, ठीक है, कि एम वे पार्टीशन, एक पार्टीशन जिसको हम एम कह रहे हैं, फॉलोड बाय एन वे पार्टीशन, मतलब एक पार्टीशन एम, दूसरी पार्टीशन एन। आप एम और एन का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एम एन के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, आप इस चीज को चेक करते हैं। सो ये पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में ये भी होता है। पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में एक्चुअली आपने क्या किया है कि जो चेकलिस्ट बेस्ड टेस्टिंग का फिनोमेना था उसको आपने एक्सटेंड किया है, ठीक है। चेकलिस्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन अब आपने सैंपल बना लिए हैं और जो दो इश्यूज थे उनको आप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। सो सबसेट से या पार्टीशन से आपने सैंपल लिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ढेर सारी पार्टीशंस बनाने से आपका कवरेज का इशू खत्म हो गया, ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मिटी की वजह से डुप्लीकेशंस आ रही थी, जो कि चेकलिस्ट बेस्ड का एक बड़ा ड्रॉबैक था, जो कि पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपने मुख्तलिफ पार्टीशंस बनानी, हर पार्टीशन से आप एक, अगर वो मेंबरशिप बेस्ड पार्टीशन है तो आप सैंपल लेके चेक करें। सो ये नॉन यूनिफॉर्म है। और टेस्टिंग बेस्ड ऑन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब आप यहां पर भी पार्टीशंस बनाने पर भी आप चाहें तो डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करें, आप चाहें तो यूजेज बेस्ड टेस्टिंग करें, आप चाहें तो बाउंड्री प्रॉब्लम बेस्ड टेस्टिंग करें, ठीक है, आप चाहें तो लेवल या हायरार्की बेस्ड टेस्टिंग करें, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। यूजेज बेस्ड टेस्टिंग की अगर बात करते हैं, सो यूजेज बेस्ड टेस्टिंग भी इसमें की जा सकती है, लेकिन इसमें फेलियर्स के आने के चांसेस ज्यादा हैं।
इन फेलियर्स को कैसे जो है वो रोका जाए यूजेज बेस्ड टेस्टिंग में, ठीक है। एक जैसा एक ऑथर है, एक सॉफ्टवेयर टेस्टर था, उसने अपनी रिसर्च में शो किया कि आप ऑपरेशनल प्रोफाइल्स बनाएं। ऑपरेशनल प्रोफाइल्स बनाएंगे और ऑपरेशनल प्रोफाइल्स को आप पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में यूज करेंगे, सो आपके फेलियर्स जो हैं वो कम होंगे। ये आइडिया किसने प्रपोज किया? ये एक ऑथर था या एक रिसर्चर था या एक टेस्टर था, मूसा उसका नाम था, ठीक है। उसने ये ऑपरेशनल प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि पार्टीशन बेस्ड टेस्टिंग में ऑपरेशनल प्रोफाइल्स के यूज करने से आपके फेलियर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो ये उसका आइडिया था। इसके बाद है जनाब यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, यूबीएसटी। यूबीएसटी का क्या काम है? यूबीएसटी का काम है रिलायबिलिटी को चेक करना है, इंश्योर रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है? इफ वी वांट टू डिफाइन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी किसी भी चीज की, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई कार हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या है? कि फेलियर फ्री ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और अ गिवन सेट ऑफ इनपुट अंडर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अपनी एनवायरनमेंट में फेलियर फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो 100% रिलायबल है। अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी लेट्स से इससे कम हो जाती है, 80% तक आ जाती है, 70% तक आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में 70% या 80% रिलायबिलिटी है। हम में से हर कोई अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप पर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ठीक है। अब आप या काफी अरसे से आप कंप्यूटर्स यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में इंस्टॉल है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेट से साल के 365 दिन इस्तेमाल करते हैं। क्या 365 दिन के 365 दिन वो बिल्कुल ठीक काम करता है और कभी भी वो हॉल्ट, हैंग नहीं होता? अगर तो नहीं होता, इसका मतलब ये है कि वो फेलियर फ्री ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया, इसका मतलब ये है कि वो 100% रिलायबल है। लेकिन साल के 365 दिनों में लेट से अगर 6 महीने उसमें कोई ना कोई मसला आया होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका मतलब यह है कि उसकी रिलायबिलिटी जो है वो 50% गिर गई है। सो आप स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं, यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं। आप चेक करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपनी इन्वायरमेंट में जो है वो फेलियर फ्री ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कितना रिलायबल है, इसको हम कहते हैं यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग। स्टैटिक्स आप ले आए, यहां पे वैल्यूज आप ले आए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं यूबीएसटी की, सो मैं परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, सो स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आप एक्चुअली नंबर्स में और वैल्यूज में देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, ठीक है। आपके स्मार्टफोन पर कोई गेम इंस्टॉल्ड है, कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आप दिन में 10 दफा उसको खोलते हैं, ठीक है। 10 दफा में 8 दफा वो गेम ठीक चलती है और 2 दफा उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। इसका मतलब यह है कि वो 80% रिलायबल है और 20% रिलायबल नहीं है। ये चीज याद रखिएगा कि हम जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमारा टारगेट एम होता है कि ये सॉफ्टवेयर 100% रिलायबल हो, ठीक है, 100% रिलायबल हो। सो रिलायबिलिटी को देखा जाता है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन अ गिवन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, मतलब एक सेट ऑफ इनपुट देके हम उसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में चेक करते हैं। सेट ऑफ इनपुट देकर एनवायरनमेंट में किसी चीज के चेक करने को ऑपरेशनल प्रोफाइल कहते हैं, या उस सॉफ्टवेयर को सेट ऑफ इनपुट देकर किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में टेस्ट करने को ऑपरेशनल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। आपने एक केस स्टडी बनाई, आपने एक सिनेरियो बनाया, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर, वैसे तो सॉफ्टवेयर डेवलपर के कंप्यूटर पर बना है, लेकिन इंस्टॉल उसने लेट से किसी स्मार्टफोन पर होना है, ठीक है। उस स्मार्टफोन पर वो उसकी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, उस स्मार्टफोन पर आप वो सॉफ्टवेयर, वो गेम, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसको इनपुट देते हैं
और फिर टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल प्रोफाइल। प्रोफाइल आपने बनाई और उसका आप ऑपरेशन चेक कर रहे हैं। सो ऑपरेशनल प्रोफाइल क्या है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वे अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विल बी यूज्ड, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में। इसके अलावा आप क्या करते हैं, उस पर स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस स्मार्टफोन पर या आपने जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ये एक्चुअल यूजर या क्लाइंट का स्मार्टफोन नहीं है, ये आपने टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस के तौर पर एक ऑपरेशनल प्रोफाइल के तौर पर आपने इस स्मार्टफोन पर इसको इंस्टॉल किया है, और आपका पर्पस ये है कि आप इसको चेक कर रहे हैं कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे अगर उसके टेस्ट पास हो गए, फिर आप क्लाइंट को दे सकते हैं, क्लाइंट अपने स्मार्टफोन पर उसको इस्तेमाल कर सकता है। सो आप ऐसे टेस्ट केसेस बनाते हैं कि आप उससे स्टैटिक्स निकाल सकें, ठीक है, आप उससे वैल्यूज़ निकाल सकें कि हाँ जी, जब ये एप्लीकेशन, जब ये सॉफ्टवेयर इस स्मार्टफोन पर इंस्टॉल हुआ है तो 10 में से 10 दफ़ा ये बिल्कुल ठीक चला है। इसका मतलब यह है कि इसकी रिलायबिलिटी 100% है, या इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये फेलियर फ्री ऑपरेशन देगा ये 100% है, ठीक है। सो आपने एक्चुअली रिलायबिलिटी को रियलिस्टिकली चेक कर लिया, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट की मशीन पर इंस्टॉल होगा और ठीक तरीके से इंस्टॉल होगा, इसमें कोई एरर आएगा या नहीं आएगा। आइए अगर इसको हम ऑपरेशनल प्रोफाइल के थ्रू या स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के थ्रू चेक करते हैं। आपको पता है कि क्लाइंट की एनवायरनमेंट में लेट्स से लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, या सन सोलारिस की मशीन्स हैं, या आप कहते हैं कि इंटेल के लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो इंटेल के लैपटॉप कंप्यूटर्स विद विंडोज 10 के साथ आप क्या करते हैं कि वो सैंपल एक लैपटॉप ले आए जिसमें विंडोज 10 है, वो इंटेल के कंप्यूटर है। अब ये सॉफ्टवेयर आप उस पर एक दफ़ा इंस्टॉल करते हैं, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। फिर आप उसको अनस्टॉल करके फिर दूसरी दफ़ा इंस्टॉल करते हैं, फिर भी कोई एरर नहीं आया, फिर अनस्टॉल करके फिर तीसरी दफ़ा इंस्टॉल करते हैं। सो आप लेट्स से उस एनवायरनमेंट में आपने 10 दफ़ा इंस्टॉल किया और 10 में से 10 दफ़ा कोई एरर नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसकी रिलायबिलिटी 10 आउट ऑफ 10 है, ठीक है। सो स्टैटिक्स वैल्यूज के थ्रू आपने उसको जान लिया। या आपने जब 10 दफ़ा उसको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में विद स्पेसिफिक इनपुट पर इंस्टॉल किया तो 9 दफ़ा ठीक इंस्टॉल हुआ और एक दफ़ा उसमें एरर आया, तो इसका मतलब यह है कि इसकी रिलायबिलिटी 90% है या 9 आउट ऑफ 10 है। सो आप इस तरीके से करते हैं। फिर अगर कोई ऐसा सच इश्यूज आ जाए तो फिर आप डिसीजंस लेते हैं कि ये लेट्स से 10 में से 9 दफ़ा ठीक इंस्टॉल होना ये तो ठीक है, लेकिन 10 में से सिर्फ 5 दफ़ा ठीक इंस्टॉल हुए, 5 दफ़ा मसले मसाइल कर रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज सम इशू विद द सॉफ्टवेयर। सो यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंगली, आपको डिसीजन लेना पड़ता है और आप जो है वो अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को फिर जो भी उसमें एरर्स हैं, इश्यूज हैं, वो आप रिमूव करते हैं। यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में कुछ चीज़ों को आप का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन किस एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है। ओपी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लाइंट के पास इंटेल की विंडोज 10 की मशीन्स हैं जिस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी एक ओवरहेड है जिसको आप करते हैं। फिर ये आप अपने ऑपरेशनल प्रोफाइल ओपी आपने बनाई, ठीक है। आपने विंडोज 10 की एक मशीन, इंटेल बेस्ड एक मशीन आपने अरेंज की, ठीक है, और फिर आपने उसने टेस्टिंग की। और उसके बाद आप फॉलो अप भी करते हैं, और उसके बाद अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको आप जो है वो अकॉर्डिंगली ठीक भी करते हैं। ये कुछ जनरल इश्यूज थे, लेकिन यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के बेनिफिट्स ढेर सारे हैं, ठीक है। आपने ओवरऑल सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी चेक कर ली, नंबर्स और वैल्यूज में बता दिया, ठीक है। आप मतलब ये नहीं कहते कि हाँ जी मेरा सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, बड़ा रिलायबल है। मतलब जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं टेक्निकली, आप किसी को नहीं कहते कि हाँ मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल रिलायबल है, ठीक है, और ये कभी मसला नहीं देगा। ये कहना ठीक नहीं है। ठीक कैसे आप इसको कह सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर, इसको मैंने 10 दफ़ा या 100 दफ़ा एक मशीन पे इंस्टॉल किया, उसी एक्चुअल सिनेरियो बनाकर मैंने इसको इंस्टॉल किया, 100 में से 100 दफ़ा ये बिल्कुल ठीक इंस्टॉल हुआ, ये 100% रिलायबल है, ये 100 आउट ऑफ 100 रिलायबल है, ठीक है। आप इस तरह वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करते हैं
आप ऑपरेशनल प्रोफाइल्स बनाते हैं, सो ये मूसा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस टेस्टर ने या इस ऑथर की रिसर्च ने ये साबित किया है कि ये 11.5% सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है और 56% जो है ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, सो ये एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इसलिए मूसा ऑपरेशनल प्रोफाइल्स जो हैं ये अक्सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इस टर्म को यूज़ किया जाता है। गेन्स और सेविंग्स की सिचुएशंस को अगर देखा जाए, सो सेविंग सिचुएशन क्या है, रिलायबिलिटी गोल विद इन रीच एंड नॉट टू कवर टेस्ट लेसर यूज पार्ट्स। मतलब सेविंग से जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी आप उनको ज़्यादा टेस्ट करें, और जो चीज़ सॉफ्टवेयर में कम यूज़ होनी है उसको आप उस पर कम टाइम देते हैं। ठीक है, और मतलब आपका काम यह होता है कि रिलायबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए। हमने पहले भी बात की कि ऑपरेशनल प्रोफाइल कैसे डेवलप की जाती है। सो ऑपरेशनल प्रोफाइल किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट बनाई जाती है, ठीक है, और फिर अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंगली टेस्ट किए जाते हैं। इसको हम ऑपरेशनल प्रोफाइल कहते हैं। और फिर स्टैटिस्टिकली आप देखते हैं कि मतलब ये आपका जो है वो कितने परसेंट या इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये सक्सेस देगा या एरर फ्री ऑपरेशन देगा, प्रोबेबिलिटी या रिलायबिलिटी चेक करते हैं। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है आप वो पहले से गैदर करते हैं। डेवलपिंग ऑपरेशनल प्रोफाइल। ऑपरेशनल प्रोफाइल किसको बनानी चाहिए? ऑपरेशनल प्रोफाइल आपके सिस्टम इंजीनियर्स भी बना सकते हैं, आपके हाई लेवल डिज़ाइनर्स भी बना सकते हैं, आपके मार्केट के लोग जो है प्लानिंग और मार्केटिंग के जो लोग हैं वो भी बना सकते हैं, आपके टेस्टर्स जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो भी बना सकते हैं, और आपके कस्टमर्स भी डेवलपिंग ऑपरेशनल प्रोफाइल डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। मतलब हर वो बंदा जो कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में हेल्पफुल हो सकता है वो आपकी ऑपरेशनल प्रोफाइल बना सकता है। आइए एक एग्जांपल, लास्टली एक एग्जांपल देखते हैं, केस स्टडी देखते हैं ऑपरेशनल प्रोफाइल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। लाइक हमने एक सॉफ्टवेयर की ऑपरेशनल प्रोफाइल बनानी है, उसको टेस्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो सॉफ्टवेयर जो है वो CSE 302 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम हमने लेट से दे दिया SQE सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑपरेशनल प्रोफाइल डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट का नाम दे दिया, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी, इसमें क्या चीज़ें हैं वो देख लें। ठीक है, इसका वैलिडेशन एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इस डेटाबेस में कौन लोग शामिल हैं, ठीक है, उन सबको हमने लिख लिया। लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजर है, टेस्ट इंजीनियर है, कस्टमर है, असद जो है वो लेट्स से सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देख रहा है, ताहिर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टेक्निकल एडवाइजिंग कर रहा है, मलिक जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को कर रहा है। सो पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, इसके अलावा बाकी जो सिमिलर इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर ली। ठीक है, कस्टमर सर्विस हैं या जो है वो बाकी कोई चीज़ें थी वो इकट्ठी कर ली। सिमिलर प्रोफाइल्स थी, अगर लेट्स से किसी और सॉफ्टवेयर जो कि इस किस्म का था, ठीक है, उसकी प्रोफाइल्स थी वो इकट्ठी कर ली। सो ये सारी इंफॉर्मेशन बनाकर, ठीक है, उसके बाद आप अपने इस सॉफ्टवेयर पर जो है वो देखते हैं कि यूज़र प्रोफाइल की वेटिंग कितनी है। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम मोड्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने इकट्ठा किया, उसके अकॉर्डिंगली आपने एक ऑपरेशनल प्रोफाइल बनाई, उसको रियल एनवायरनमेंट में रियल एनवायरनमेंट जैसा बना के आपने उस अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया, और अगर कोई इश्यूज हैं उसको आप एनालाइज करते हैं और उसको आप फॉलो अप करते हैं। सो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हमने देखा कि ऑपरेशनल प्रोफाइल्स जो हैं वो कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने में। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। हमने आज चेकलिस्ट बेस्ड पार्टीशनिंग की बात की और हमने ये देखा कि पार्टीशनिंग और पार्टीशन टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। यूजेज बेस्ड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जिसको हम UBST कहते हैं उसको भी हमने देखा, और एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि ऑपरेशनल प्रोफाइल्स कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को चेक कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कोर्स के पार्ट 2B की तरफ प्रोसीड करेंगे, विच इज़ मॉडल्स एंड टेक्निक्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, जिसमें हम कंट्रोल फ्लो, डाटा डिपेंडेंसी और इंटरेक्शन टेस्टिंग इसको हम
एक्सप्लोर करेंगे। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। I'll see you with more details in our coming lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and bye.